अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम सबको। हाँ जी जनाब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? यस मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, स्टिल स्टूडेंट्स आर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। ओके, अनम लेफ्ट हो गई, अनम को आवाज़ नहीं आ रही। ओके बच्चों, प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था उसको पढ़ा है थोड़ा सा, आपको मैंने कहा था पढ़ के आना। अल्टरिज्म एंड ग्रेटिट्यूड हमने स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा जी, चलें स्क्रीन शो कर रही हूँ आपको, तो जो रिमेनिंग हमारा रह गया हुआ ऑल्टरिज्म एंड ग्रेटिट्यूड, उसको हमने स्टार्ट करना है। ओके जी बच्चों, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैम ओके जी, स्टार्ट कर रही हूँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी, ऑब्वियसली ऑल्टरिज्म एंड ग्रेटिट्यूड। ऑब्जेक्टिव्स आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए थे उस दिन, ठीक है। आपने ऑल्टरिज्म को स्टडी किया हुआ। ऑल्टरिज्म का जो मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम, वो था कि हमने ऑल्टरिज्म जो है उसको बेसिकली मेजर किस तरह से करना है। मेजरिंग ऑल्टरिज्म पे आई थिंक हम बात कर रहे थे, ये भी पॉइंट हो गए थे हमारे। सो ओके, ये पॉइंट कर लिया था हमने, प्रो सोशल बिहेवियर क्वेश्चनर। लास्ट क्लास में ये किया है या यहाँ से स्टार्ट करें? नो मैम, स्टार्ट ओके करना है। ठीक है जी, ऑल्टरिज्म की बात की, स्टार्ट से ही देख लेते हैं इसको। तो मेजरिंग ऑल्टरिज्म, जैसा हर फिनोमेना मैम को जितने भी, क्या क्या हुआ बेटा, कहाँ से करना? मैम प्रो सोशल बिहेवियर तक हमने किया था ना। ओके ठीक है, वैसे ही इसको रिवाइज कर रही हूँ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चनर जो हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें से हमने एक सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट पे बात की थी, ठीक है। एक सेल्फ रिपोर्ट मैयर है, इसके अलावा प्रो सोशल बिहेवियर क्वेश्चनर पे बात की है। नेम जो है वो आपको इन टेक्स्ट साइटेशन अवेलेबल है। इन लोगों ने जो है इन स्किल्स को डेवलप किया हुआ है। तो प्रो सोशल बिहेवियर क्वेश्चनर 20 आइटम रेटिंग इंडेक्स है एक, ठीक है। 20 आइटम्स पे बेस करता है, और मोस्टली हमने देखा कि टीचर्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर्स। तो बेसिकली अगर आपने एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में ऑल्टरिज्म को चेक करना है, तो आपका जो टीचर है वो आपके साथ इस स्किल को यूटिलाइज करेगा। 3 पॉइंट कॉन्टिन्यूम एप्लीकेबिलिटी है इसकी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो है वो 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, ठीक है, जिसमें 3 ऑप्शन हैं, डज नॉट अप्लाई, अप्लाई समवट और डेफिनेटली अप्लाइज। सो ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें पर्सन को जो बेस्ट ऑप्शन लगती है, जो बेस्ट अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल टू पर्सन है, वो उस पर आंसर करेगा। उसके बाद जो है आप इसको स्कोर करते हैं, और थ्रू मैनुअल आप इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह प्रो सोशल बिहेवियर क्वेश्चन में एक सिमिलर एक और इंडेक्स यूज किया जाता है, डेट इज एथिकल बिहेवियर रेटिंग स्केल, that was developed, which is a 15 items teacher rating instrument by Hill and Swenson। तो नेट पे अगर आपको कभी सर्च करने की जरूरत पड़े तो हिल एंड स्वैनसन के नाम से आप देखोगे एथिकल बिहेवियर रेटिंग स्केल, ठीक है। सो प्रो सोशल बिहेवियर को अगर आपने असेस करना है, तो उसमें आप जो है वो एथिकल बिहेवियर रेटिंग स्केल को भी सम हाउ यूज कर सकते हो, जहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रो सोशल बिहेवियर के मिल जाएंगे। A new and potentially promising self-report instrument for adult is a helping attitude scale। इसके लिए एक जो मोस्ट प्रॉमिसिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो स्केल मौजूद है हमारे पास, डेट इज हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल, which is a 20 item measure that taps beliefs, feelings and behaviors related to helping, ठीक है। सो हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल है, जबकि ऑल्टरिज्म का आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके लिए यहाँ पर हम ये स्केल भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल के बिलीव्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को रिलेटेड टू हेल्पिंग मेजर करता है, ठीक है। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे इसके आइटम्स को नहीं डाला है, कुछ आइटम्स हैं जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्केल्स हैं किन डायमेंशन में इनके क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से पर्सन से जो है वो एक क्वेश्चनर के थ्रू आप उससे आइटम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। So the helping attitude scales appears to meet the psychometric criteria for scale reliability and validity। तो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक में भी आपके लिए नई टर्म होगी। तो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मोस्टली हम स्केल की बात करते हैं, जो स्केल आप यूज कर रहे हो। स्केल वो हर चीज
जोन सा फिनोमिना, जो भी कॉन्सेप्ट असेस करने के लिए आप एक क्वेश्चनर यूज करें, दैट इज कॉल्ड स्केल, उस स्केल की अब साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ये होंगी कि स्केल कितना रिलायबल है, स्केल कितना वैलिड है। हैव यू रीड अबाउट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? कुछ आइडिया है क्या होती है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? मैम रिलायबल तो मतलब किसी केस पर वो सूट करता है कि नहीं, मतलब इस तरह से उसका मीनिंग आएगा। और वैलिडिटी तो उसका टाइम पीरियड होता है कि हम कब तक उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आई थिंक अभी आपने टेस्टिंग नहीं पढ़ी है, सही है? मैम रिलायबिलिटी जो है वो होती है कंसिस्टेंसी, कि अगर हम्म, हम एक चीज को एक जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरी जगह पे वही सेम रिजल्ट शो करे। एग्जैक्टली। तो रिलायबिलिटी आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कि आप जो चीज़ मैयर कर रहे हैं वो आप किसी भी सेटिंग में जाकर करेंगे तो सेम चीज़ जो है आप उसको मैयर कर रहे हैं। और रिलायबिलिटी एक स्केल की इस तरह से हम देखते हैं कि लाइक एक हफ्ता पहले, इसमें भी फर्दर टाइप्स आ जाती है कि अगर एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले आपने कुछ लोगों पे एक स्केल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था और उसके बाद अगर आपने 1 मंथ बाद भी किया तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे, उसमें चेंजिंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। एक दिन पहले एक बंदे ने कोई और रिस्पॉन्स किया दूसरे में, इट मीन्स कि आपके स्केल में कोई ना कोई फ्लॉ मौजूद है या कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में इशू आ रहा है। एंड वैलिडिटी इज कि जो चीज़ आपने बनाई है, जो स्केल आपने डेवलप किया है, वो उसी चीज़ को मैयर कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने प्रो सोशल बिहेवियर क्वेश्चन डेवलप किया है तो डेफिनेटली जो मेरे आइटम्स हैं वो भी प्रो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होने चाहिए। हर एक आइटम मेरा उसी तरह का होना चाहिए, उसी चीज़ को उसको असेस करना चाहिए, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड वैलिडिटी, कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी फिनोमिना को, उसी चीज़ को जो है वो मैयर करेगी। जबकि हम रिलायबिलिटी को कह सकते हैं इज अ स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। एंड वैलिडिटी ऑन द अदर साइड, कि जो चीज़ आपने इंस्ट्रूमेंट जो भी डेवलप किया है या बनाया है या आप यूज़ कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो उसी चीज़ को मैयर करें जिस चीज़ को हम एक्चुअली मैयर करना चाह रहे हैं। सो ये है हमारे पास स्केल की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। और इस जो हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल है इसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात की है कि इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है और वैलिडिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है। और कुछ इनिशियल फाइंडिंग्स जो हैं वो इस स्केल की, जब इसको यूज़ किया जाता है तो रिजल्ट्स शो दैट वुमेन हैव मोर पॉजिटिव एटीट्यूड्स अबाउट हेल्पिंग देन डू मैन, ठीक है। सो ये बड़ी ऑब्वियस सी बेसिक बात है। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है जो फीमेल्स होती हैं उनके जो ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स हेल्पिंग और अबाउट हेल्पिंग रादर देन द मैन और मेल्स। सो कुछ ये रिजल्ट्स हैं जो शो करते हैं। क्योंकि ये स्केल मोस्टली यूज हो रहा है सो इसकी कुछ आइटम्स हमें देखना ज़रूरी है। लाइक हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल सैम्पल आइटम्स आर एज फॉलो। लाइक किस तरह की कुछ आइटम्स हैं उसमें, हेल्पिंग अदर इज यूजुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब एक पर्सन जिसमें ऑल्टरिज्म और जिसमें प्रो सोशल बिहेवियर और जिसमें जो है ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, वो कभी भी इस आइटम पे ये नहीं कहेगा कि स्ट्रांगली डिसएग्री। वो हमेशा जो है हाईली एप्लीकेबल और स्ट्रांगली एग्री की तरफ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके स्कोर जो है वो आपको बताएंगे कि पर्सन जो है उसमें एक ऑल्टरिस्टिक पर्सन है। इसी तरह सेकेंड आइटम है हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली इज वन ऑफ द greatest joys in my life. It feels wonderful to assist others in need. Unless they are part of my family, helping the elderly is not my responsibility. ठीक है। अब आप देखो कि इसमें दोनों तरह के आइटम्स है। कहीं पर कुछ आइटम्स की डायरेक्शन इस तरह है जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी शो हो रही है, कहीं पे कुछ आइटम्स की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव जा रही है। सो अगर पर्सन का माइंडसेट इस तरह की चीज़ों के साथ है तो वो हमेशा इसके ऊपर इस आइटम पर टिक मार्क करेगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पर्सन में जो एक ऑल्टरिज्म वाली जो एक ट्रेट है वो प्रेजेंट नहीं है उसमें, ठीक है। सो कुछ इस तरह की आइटम्स हैं, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड की नहीं है कि इनको देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये स्केल किस तरह का है। ओके, जस्ट नेक्स्ट आपकी आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। इफ़ यू हैव स्पेयर टाइम सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी, पर्सनल मिनी एक्सपेरिमेंट। इमेजिन योरसेल्फ एंड अनदर पर्सन एंड फाइंड सिमिलैरिटीज। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिसमें से ऑल्टरिज्म जो है एक बहुत अच्छी एक चीज़ है, ठीक है। या फिर ग्रेटिट्यूड जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो हम चाह रहे होते हैं कि ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में आ जाएं। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करके देखें खुद को उन लोगों के साथ और देखें कि आपके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और उन लोगों में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं जो उनको यूनिक कर रही हैं आपसे, ठीक है। सो इमेजिनेशन में आप जो है वो चीज़ें सोच के देखें, सिमिलैरिटीज़ को आप इसमें कंपेयर करें। देन ऑल्टरिज्म फॉर अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। कोई भी सिनेरियो सोचें और देखें कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में या अपने जो लास्ट आपके 2 to 3 मंथ्स थे, क्या आपने कहीं पे जो एक ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है उसको कहीं पे शो किया या किसी डिफरेंट सिचुएशंस में आपने इस चीज़ को यूज़ किया। तो थोड़ा सा सिनेरियो उसका करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि क्या आप इन बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हैं, क्या प्रो सोशल बिहेवियर्स में एक्टिव हैं आप या नहीं हैं. So these are just the activities. If you have spare time, you can do this. Okay. So मैम altruism. जी. मैम अब जैसे हम लोग दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं कि ये बंदा अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे क्या कॉज है या क्या पर्सपेक्टिव है, तो मैम इसके लिए जरूरी है हमारे पास नॉलेज होना. नॉलेज किस चीज के बारे में होना, दूसरा पर्सन क्यों किस तरह बिहेव कर रहा है. मैम या फिर ये चीज एक्सपीरियंस से आती है कि हम लोग दूसरों को नोटिस करते हैं और हम लोग फिर इस बेस पे मतलब जज करते हैं. ये नॉलेज होना जरूरी है. मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रही. नॉलेज किस चीज का, पर्सन लाइक एक पर्सन ऑल्टरिज्म शो कर रहा है ना, उसका उसके अंदर बड़े अच्छे प्रो सोशल बिहेवियर है. अब ये एक पर्सन के एक बिहेवियर्स हैं. अब आप इसमें क्या चीज कह रही हो, इसमें मुझे क्लियर करो. मैम जैसे कोई भी बिहेव करता है तो हाँ. उसके पीछे हम लोग जैसे सोचते हैं कि इसने ऐसे बिहेव किया तो इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है या इसकी क्या सोच हो सकती है, तो इसके लिए हमारे पास नॉलेज जरूरी है, नॉलेज होना, या फिर ये चीज हमें एक्सपीरियंस से आती है नॉलेज समझ. ऐसा चीज के लिए क्या होना, क्योंकि वो रिस्पॉन्स तो पर्सन का है ना, बिहेवियर तो पर्सन का है. अब आप अगर ये सोचने बैठ जाओ कि पर्सन अगर इतने इसके अंदर इतने अच्छे प्रो सोशल बिहेवियर हैं, ये एक ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन है, लेकिन आप उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढने बैठ गए हो कि यार ये अगर ये बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके पीछे इसका मकसद क्या है. आप बेसिकली ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हो. तो ये तो आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग है कि आप इतना नेगेटिव सोच रही हो. कुछ लोग हमेशा ये ऑल्ट्रिज्म, अगर आपने असाइनमेंट बनाई है ना तो आपने देखा होगा कि इसकी न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस भी होती है. तो आप हर चीज को जज नहीं कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर ये बिहेवियर है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका कॉज है. कुछ चीजें, कुछ ट्रेड्स हमारे अंदर इनबॉर्न है. ठीक है. आप सिर्फ जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो ना, आपको ये बिहेवियर्स अट्रैक्ट करते हैं दूसरे पर्सन के, और आप चाह रहे होते हो इसमें एज सच कोई मेच्योरेशन आप कह सकते हो कि विद मेच्योरेशन आप इन हेल्दी बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं. ठीक है. तो इनको आप बेसिकली आप इनको सीख कर ऑब्जर्व करके दूसरों से आप चाह रहे होते हैं कि आपके अंदर आ जाए. तो कुछ लोग अपने अंदर डेवलप भी करते हैं ये चीजें. जजमेंट नहीं होती बेसिकली. विद द मेच्योरेशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन हेल्दी बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे जो लोग हैं जो अल्टरिस्टिक हैं, उनके अंदर प्रो सोशल बिहेवियर्स हैं, दे आर वेरी एक्सेप्टेबल पर्सन इन सोसाइटी. सो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप उन बिहेवियर्स को अडॉप्ट करें ना. ये एक आपकी फीलिंग हो सकती है इसके पीछे. ठीक है. ओके जी स्टूडेंट्स, सो ऑल्टरिज्म की थोड़ा सा आपने काम ये करना है. दोनों सेक्शंस ने असाइनमेंट बनाई हुई है आई थिंक ऑल्टरिज्म पे. सो ऑल्टरिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने कोई नहीं ऐड की है. आप अपनी थोड़ी सी प्रीवियस असाइनमेंट्स को खोल के एक छोटा सा जो एक इंट्रोडक्शन सा होता है ना, पेपर में पूछ रहा हूँ ऑल्टरिज्म क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, वो अब आपने खुद करना है. ठीक है. फाइनल टर्म में सिर्फ जो मेन पार्ट वो करवाना था वो मेजरिंग ऑल्टरिज्म या प्रो सोशल बिहेवियर्स, वो स्केल्स ऐड कर दी हैं, उनको आपने देख लेना है. ठीक है. और उसको आपने एक्सप्लेन कर देना. नेक्स्ट अब जो हम शुरू करें दैट इज ग्रेटिट्यूड. व्हाट इज मेंट बाय ग्रेटिट्यूड, क्या होता है ग्रेटिट्यूड. मैम ग्रेटिट्यूड होता है ना कि हम जो चीज हमारे पास हो वन हम बाय वन. जी बेटा. जी जी बोलो ना, जो चीज हमारे पास है उस पे. मैम ग्रेटिट्यूड मीन्स कि थैंकफुल होना. इंसान के पास जितने भी जो भी रिसोर्स उसके पास है, चाहे वो उसके लिए काफ़ी भी है, चाहे वो उसके मतलब कि वो ज़्यादा है भी या नहीं है, लेकिन वो उसके लिए फिर भी थैंकफुल होता है और अप्रिशिएट करता है उसको. एग्जैक्टली ठीक है, यही है ग्रेटिट्यूड. और बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किया करें, ऐसे कोई बहुत मुश्किल टर्म तो नहीं है ये. ना किसी भी चीज़ के लिए. थैंकफुल होना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए. डेफिनेटली वो चीजें होंगी जो आपके पास मौजूद हैं. ठीक है. एक शुक्र करना ना, मैम दैट इज कॉल्ड भी ग्रेटफुल. हो, मैम काइंडनेस भी. काइंडनेस इन अ सेंस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. काइंडनेस किस तरह से ग्रेटिट्यूड है. जी कोई और बच्चा. मैम काइंडनेस इस तरह से हो सकती है मैम कि ग्रेटिट्यूड में ये भी आता है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, तो दूसरों को अप्रिशिएट करना भी एक काइंडनेस होती है. ठीक है. मैम जब हम हेल्प कर रहे होते हैं किसी की, इस तरह हम शो करते हैं ना काइंडनेस. तो जिन लोगों में ग्रेटिट्यूड होता है, आप कह रही हो कि वो काइंड होते हैं बेसिकली, ये हो सकता है. इज इट सो. यस मैम, मे बी. काइंडनेस काइंडनेस उन लोगों में होगी जिनमें ग्रेटिट्यूड होगा. ठीक है जी. और बाकी बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, व्हाट इज मेंट बाय ग्रेटिट्यूड.
अच्छा जी, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हो यही है, किसी भी चीज़ पर शुक्र अदा करना, ठीक है। एज अ मुस्लिम नेमतों का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है, इसमें भी मुस्लिम फिलॉसफी को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें हमें दी हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारे लिए सेट कर दी हैं, उसमें शुक्र अदा करना और नाशुक्री ना करना, बेसिकली डेट इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। अब मैम ग्रेटिट्यूड एक जी जी मैम बताएं। अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेवियर शो करता है, आपके साथ कोई नेकी करता है, तो उसका शुक्रिया अदा करना भी ग्रेटिट्यूड में आएगा, या हो सिर्फ सकता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना? नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना वो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड हम अपनी लाइफ में भी तो कर रहे होते हैं ना, डिसाइड एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अलावा। आपके लिए कोई अगर कोई पर्सन कोई अच्छा काम करता है अपने बेनिफिट्स और उस चीज को साइड पे रख के, सो क्या ये उसका आप उसके ग्रैटिट्यूड नहीं है ये? इस्लामिक यस पर्सपेक्टिव के अंदर वो अल्लाह ताला की जात के मैम। साथ सपोर्टिव इंडिविजुअल्स के साथ बात करेंगे। सपोर्टिव बेटा वन बाय वन बोला करो। हाँ जी, अब बताओ मैम, सपोर्टिव भी हो सकता है कैसे। मैम। जैसे अभी आप बता रही थी ना कि अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा होता है हम्म तो उसका इसी तरह बिहेवियर ग्रेटिट्यूड में आता है। तो फिर इसी तरह मतलब जो होगा, अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा होगा तो वो सपोर्टिव भी होता है, हम्म हमें सपोर्ट कर रहा होता है ठीक है, किसी हो भी। सकता है। अब आप इनको इंसानों के साथ रिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रेटिट्यूड। एक तो वो हमारा एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव जो है, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करना और उस पर राजी हो जाना। फिर हमारा ये इंडिविजुअल्स के साथ भी होता है, लोगों के साथ भी तो हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं ना। लोग हमारे लिए कोई अच्छा कर रहे हैं, इसमें आप बात करिए सपोर्टिंग बिहेवियर है। किसी ने अपने बेनिफिट्स के अलावा आपके लिए कुछ किया है, ठीक है, और आपको सर्व कर रहा है जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ है, सो ये भी इसी के अंदर ही चीजें आएंगी। ये चीजें आगे मेंशन की हुई हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, इसको भी डिस्कस करेंगे तो आपको इसको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है। सो बेसिकली जो ग्रेटिट्यूड है इज अ टर्म derived फ्रॉम द लैटिन कॉन्सेप्ट ग्रेटिया व्हिच entails some variant of grace, gratefulness and graciousness। सो बेसिकली ये जो टर्म है ये एक लैटिन कॉन्सेप्ट से डिराइव हुई है, ये उसके सर्टन मीनिंग्स हैं। Gratitude is defined as the state of being appreciative of blessings received। So एक मेजर डेफिनेशन जो हमारे पास gratitude की है वो ये अवेलेबल है। In the words of noted University of California Davis researcher Robert Amos, 2005 में इन्होंने जो है वो इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। Gratitude emerges upon recognizing that one has obtained a positive outcome from another individual who behaved in a way that was costly to him or her, ठीक है, and valuable to the recipient। सो एक तो ग्रेटिट्यूड हो गया कि अप्रिसिएटिव होना उन सारी ब्लेसिंग्स का, उन सारी चीज़ों का जो आप रिसीव कर रहे हो। इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव एक अलग चीज़ है जिसको हम इसमें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे बात की है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो अमर्ज हो रहा है किस तरह से, जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं दैट वन हैज obtained a positive outcome from an other। दो लोग हैं, ठीक है, और एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जो है वो कोई बेनिफिट मिल रहा है एज अ रिजल्ट और एज अ आउटकम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने जो बिहेव किया था इस तरह से, उसने जो है वो चीज़ें की या प्लान आउट की या उसके जो बिहेवियर पैटर्न से वो इस तरह से, जिसने अगले बंदे को जो है वो बेनिफिट किया, ठीक है। एंड देन वो जो चीज़ें उसने की हैं वो सारे बिहेवियर्स या कोई भी चीज़ें, कोई भी एफर्ट्स जो उसने दूसरे पर्सन के लिए रखी हैं वो उस रिसिपिएंट के लिए, लाइक जो उसको रिसीव कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल थी, ठीक है। सो ये भी ग्रेटिट्यूड है कि जब कोई आपके लिए कोई कुछ कर रहा है और उसमें अपने बेनिफिट्स को उसने बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, और वो इस तरह के काम कर रहा है जिसने आपको बेनिफिट किया है, आपकी लाइफ में उसकी वजह से पॉजिटिव आउटकम आए हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, अब क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. ओके जी। जी मैम। Okay, the benefit may be derived from different events. For example, the individual who has undergone a traumatic natural events। अब एक इंडिविजुअल्स के ग्रेटिट्यूड की हमने बात कर ली, ठीक है, दो लोगों में ग्रेटिट्यूड किस तरह से आएगा। और हो सकता है कि हमारे पास ना बहुत सारे ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, हरिकेन्स आ गए हमारे पास, अर्थक्वेक्स आ गए हमारे पास, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं। सो जब एक पर्सन जो है वो किसी ट्रॉमेटिक नेचुरल इवेंट से गुजरता है, इनके अलावा और भी ट्रॉमेटिक नेचुरल इवेंट्स हो सकते हैं, they have or they feel a profound sense of gratitude। तो रिसर्चर्स कहती हैं कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर्स को या फिर नेचुरल इवेंट्स को, या फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है ट्रॉमेटिक नेचुरल इवेंट इन दोनों चीज़ों के अलावा, जिसकी वजह से आपको लगे कि पर्सन की लाइफ में ये इवेंट हुआ था, उसके बाद वो रिकवर हो गया है या लाइफ में जो चीज़ें हैं वो स्टेबल हो गई हैं, इतना नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं।
एनी एग्जांपल ऑफ मैम ट्रॉमेटिक? ऐसे हो सकता है ना कि अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, हमारी किसी बहुत ही करीबी लव वन की, तो हम पहले तो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में होता है, लेकिन उसके बाद हम जब देखते हैं कि बाकी लोग भी रह रहे हैं ऐसे ही, उनके भी लव वन की डेथ हुई है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं या हमारे पास बाकी जो हमारे करीबी लव वंस हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं एकेडमिक लेवल पे, अगर किसी का कोई एडमिशन नहीं होता, लाइक एमबीबीएस या जिसकी भी कोई एक वो ख्वाहिश होती है, उस जगह नहीं होता और फिर किसी और जगह हो जाता है, और फिर जब वो अपनी पास्ट में जाता है, देखता है कि ये उसकी मतलब स्ट्रगल्स थी, और जब वो अपनी प्रेजेंट में देख रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए यही बेहतर चीज लिखी हो, तो वो उस पर भी ग्रेटिट्यूड शो करता है। एग्जैक्टली हो सकते हैं। सो कोई भी एग्जांपल इसमें फिट इन हो सकती है। सो मोस्टली कहा गया है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई स्ट्रेसर आता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आ जाता है, तो उसके बाद जो है आपके अंदर जो ग्रेटफुलनेस है वो ज़्यादा आ जाती है। मोस्टली अगर देखें कि अर्थक्वेक आया किसी जगह पे, ठीक है, या हरिकेन जो आया, जो एक नेचुरल एक ट्रॉमेटिक इवेंट है, सो अगर एक पर्सन ने इसको सफ़र किया है, उसके बाद वो सेफ एंड साउंड है, इतना नुकसान नहीं हुआ, जानी और माली नुकसान जिसको आप कहते, तो वो पर्सन जो है वो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करेगा उस टाइम पर, ठीक है, कि ईच एंड एवरीथिंग चले ठीक है, राइट हो गई है। जी किसी ने कुछ पूछा, हैंड रेस किया? जी मैम इस तरह तो जो मतलब इंसान जिसमें ग्रेटिट्यूड का लेवल ज़्यादा होगा तो वो तो हर किस्म की प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर पाएगा ना, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसका इतना नहीं होगा। एग्जैक्टली अब यही बात है ना, ग्रेटिट्यूड हर पर्सन में होता नहीं है। दैट इज एक्चुअली पॉइंट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में मिल जाती हैं लेकिन स्टिल वो एक अनग्रेटफुल से रहते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं ना, सब कुछ होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि ये नाशुक्र है, ये टर्म यूज कर रहे होते हैं ना हम, अनग्रेटफुल होते हैं वो लोग। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी ज्यादा होती हैं क्योंकि जो चीजें हैं आप उनको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दे रहे हो, इतना सारा कुछ आपके पास है, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप हमेशा मैम जो है नाशुक्री करते जा रहे हैं। जी बेटा। मैम जो जो लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो वो लोग जो उनमें जो ग्रेटिट्यूड होता है वो कम होता है ना, क्योंकि वो हर कोई ऐसी भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो वो एकदम से उसमें इमोशनली रिएक्ट कर जाते हैं, हो तो वो सकता है ऐसे ही है ना, एग्रेशन तभी आता है ना जब आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं कोई चीज़ हो रही होती है, तो आप वो सारा कुछ भूल जाते हैं जो आपके पास है और आप जो है वो सिर्फ उसी एक स्टेट में रह रहे होते हैं। हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अब जो ग्रेटफुल लोग होंगे आप खुद देख लें, जो ग्रेटफुलनेस जिन लोगों में है उन्होंने लाइफ में चीज़ें भी बड़ी बड़ी अचीव की हैं। बहुत सारे लोग आप हिस्ट्री में उठा के देखें, अगर आगे मैंने थोड़ा सा डाला होगा कि मेजर मेजर पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो इस ग्रेटफुलनेस को रखा है, तो उनकी लाइफ में उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। और अगर हम इसको प्योरली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हम तो एज एन मुस्लिम हमारी बेस ही ये है, ऐसे ही है ना। यस मैम। ओके एक और एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ पर्सन मे हैव कम थ्रू अ मेजर मेडिकल क्राइसिस और प्रॉब्लम एंड डिस्कवर्स बेनिफिट्स इन दैट एक्सपीरियंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेनिफिट फाइंडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को बेनिफिट फाइंडिंग भी कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो सीवियर एक मेडिकल क्राइसिस से गुजर रहा है ना, बहुत ज़्यादा, लाइक उसको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे और उसको उसने सफ़र किया और पूरा उसका एक ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के बाद जो है वो उसको रियलाइज हुआ उसी ड्यूरेशन में, जब उसके इतने स्ट्रिक्ट प्लान या ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, तो उस टाइम उसके अंदर जो सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। क्योंकि आप जब आपकी लाइफ में इशू आता है ना कोई, तो फिर आपको उन नेमतों का, उन चीज़ों का, उन ब्लेसिंग्स का एहसास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक लंबी अगर एक डेस्टिनेशन को आप चलते जाते हैं उसके बाद आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि लाइफ में ये सेहत होना लाइक कितना ज़रूरी है, हेल्थ होना कितना ज़रूरी है। आप उन चीज़ों के एक्नॉलेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो एक बहुत हाई लेवल पे होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल ठीक है, जो लोग मेजर मेडिकल क्राइसिस से गुजरते हैं तो उनमें जो है वो ग्रेटफुलनेस ज़्यादा होगी? यस मैम, इट्स ट्रू। यस मैम। ओके मैम लाइफ में किसी भी क्राइसिस में ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे। एक तो इन लोगों में ग्रेटफुलनेस बहुत हाई देखी गई है। सेकेंडली इसी पॉइंट को कहते हैं कि हम बेनिफिट फाइंडिंग, कि जहाँ पर अब आप इतने लंबे एक क्राइसिस को आपने सफ़र किया और उसके बाद आपको बेनिफिट्स मिले हैं, तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं। सो बेनिफिट फाइंडिंग रेफर्स टू अ रिपोर्टेड पॉजिटिव लाइफ चेंजेस
resulting from the struggle to cope with the challenging life events such as trauma, illness or other negative experiences. इसमें एग्जाम्पल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग में, वो आप इसमें फिट इन कर सकते हो. So the positive psychology movement has recently driven a shift toward an emphasis on the positive consequences of negative events. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का यहाँ पे एक ब्रीफली पर्पस है डिस्कस किया है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो शिफ्ट है या जो उसका एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस ये है ना कि आपने जो है नेगेटिव इवेंट्स में जो है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सर्च आउट करना है. ठीक है, तो अगर बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स लाइफ में आ गए हैं तो वो अनग्रेटफुल से होकर नहीं बैठ जाना. बीइंग अ मुस्लिम हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें भी शुरू कर देते हैं ना, या इंसानों के साथ शुरू कर देते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा होता है. तो वाई नॉट आप उसमें सर्च करते हैं, आपका जो फोकस होता है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर, पॉजिटिव चीज़ों पर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइज ह्यूमन प्रोपेंसिटी इन ऑल द रिलीजन्स. किसी भी रिलीजन में अगर आप चले जाएं तो ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं हर रिलीजन ने जो है इस चीज़ पे फोकस किया होता है. ठीक है, जो भी इनके रिलीजन है, जिस पे भी उनका ईमान होता है, उनका बिलीफ होता है, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड जूइश ट्रेडिशंस. मैंने इन सारों को नहीं ऐड किया है क्योंकि हमें एज अ मुस्लिम जो है वो मोस्टली अपने रिलीजन का पता होना चाहिए, उसको ऐड किया. थोड़ा सा इसमें क्रिश्चियनिटी का ऐड किया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे. सो ग्रेटिट्यूड को थोड़ा सा मजीद अगर एक्सप्लेन करें, मेडिवल स्कॉलर थॉमस एक्विंस, अगर आपने इसका नाम सुना हो, नॉट ओनली वाज ग्रेटिट्यूड seen beneficial to the individual, explained his views as ingratitude is the most horrible and unusual of all the crimes that human are capable of committing. So basically ये इनकी एक कोटेशन है, इन्होंने ग्रेटिट्यूड पे बहुत ज़्यादा बात की है और ऐसा क्या है कि जहाँ बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के. ठीक है, अभी आप मुझे खुद बताएं, अगर मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन करूँ कि अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटफुलनेस है, सो व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल को? मैम जिस तरह ये ऊपर वाली एग्जांपल थी मेडिकल क्राइसिस वाली, तो इसमें जिस अगर कोई मिस्टेक करता है इंसान या फिर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो वो फिर रियलाइज करता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज वगैरह है या फिर वो अपनी मिस्टेक से लर्न करता है, तो ये उसके लिए एक बेनिफिट होता है. बेनिफिट किस तरह से होगा ना, लाइक किस तरह से उसको बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं? उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसको सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको पर्सनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किस सेंस में? मैम मैम उसको वो सोशल सर्कल बड़ा होगा. अप्रिशिएट करेगा उसके पास जो मैम फर्स्ट तो ये होगा ना कि रिसोर्सेज का वो अप्रिशिएट करे, तो वो जो एक नीड होती है कि वो और उसने अचीव करना है, मतलब कि और चीजें उसने हासिल करनी, लाइक वो वाली नीड उसमें खत्म हो जाएगी फिर. ठीक है, गुड. और क्या हो सकते हैं? आप खुद सोच के मुझे बताओ, अगर आप ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या उसके बेनिफिट्स रिसीव हो रहे हैं? मैम अगर बेनिफिट्स इन द सेंस ऐसे होते हैं ना, जी जी, सेल्फ एस्टीम भी मैम इम्प्रूव हो रही होती है और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही होती है. ठीक है, तो अब आप उस डायरेक्शंस पे चले गए हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की हर डोमेन जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स इस चीज़ के मिल रहे हैं. ठीक है, अगर मैम जी मैम अगर एक जो बंदा एटीट्यूड शो करता है कि उसके पास जो कुछ है सिर्फ उसी पे ही, तो ये होगा कि वो मतलब दूसरी चीजों के लिए ख्वाहिश नहीं करेगा, उसी में ही वो हैप्पीनेस और अपनी सेटिस्फाइड को फाइंड आउट करेगा. तो ये होगा कि वो ना तो साइकोलॉजिकली सफर करेगा और मेंटली तौर पे वो जो है वो एक बैलेंस लाइफ जो है वो गुजारेगा. एग्जैक्टली. ठीक है, सो अगर आप अनग्रेटफुल हैं तो आपके अंदर ना एक वो कहते हैं ना एक रेस लगी रहती है, आपको इंटरनल एक जो पीस है वो नहीं मिल रहा होता. ठीक है, आप मजीद से मजीद तर की तलाश में अगर हैं और जो चीज़ें आपके पास हैं, बेसिकली ग्रेटिट्यूड यही है ना कि जितनी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं उनके लिए आपने ग्रेटफुल रहना है, उनके लिए आपने शुक्रगुजार रहना है. सो उन चीज़ों से आप अगर मजीद की तलाश में और जो हैं उनको नहीं आप मान रहे हैं, ठीक है, या उतने में आप अगर राजी नहीं है, तो डेफिनेटली जहाँ आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे तो आपको जो है हेल्थ खराब होगी या साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका जो सोशल साइड पे भी तो आपको उसके डिसएडवांटेजेस रिसीव होंगे ना. तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं बेसिकली. सो थॉमस के अकॉर्डिंगली उसने यही कहा है कि मोस्टली अगर एक पर्सन में ग्रेटिट्यूड है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स को हमने डिस्कस कर लिया है किस किस वे में हो सकते हैं. एंड इनके अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन में इनग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड उसमें नहीं है, तो जिस तरह अदर दूसरे क्राइम्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये बेसिकली इनग्रेटिट्यूड होना भी इटसेल्फ या अनग्रेटिट्यूड होना भी इटसेल्फ एक क्राइम है. ठीक है, एक क्राइम है जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ की सर्टन चीज़ों को जो है मजीद डिटेरियोरेट कर रहे होते हैं. तो ये इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड एज व्यूड इन इस्लाम. ओके,
ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रेटिट्यूड को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे इस्लाम में? मैम ये तो ये हमारे एक आयत भी है ना कि अगर तुम और शुक्र करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। तो हमारा तो ये Exactly. कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो कुछ चीज़ है हमें उसी पे सब्र और शुक्र करना चाहिए, और इसी से हमें इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट जो है वो हमें मिलेगी, और इससे हमारी लाइफ और जो है वो सेटिस्फाइड और हैप्पी जो। एग्जैक्टली, तो ग्रेटिट्यूड अगर हम इस्लाम में बात करें तो बेसिकली शुक्र है, ठीक है। फॉर द अबंडेंस यू हैव रिसीव्ड इज द बेस्ट इंश्योरेंस दैट द अबंडेंस विल कंटिन्यू। कि जो नेमतें आपको मिल रही हैं उस पर अगर आप शुक्र अदा कर रहे हो तो आपको जो है वो आपका एक ईमान बन जाता है अल्लाह ताला की ज़ात पे, आपका एक यकीन पुख्ता हो जाता है कि आपको जो है वो मजीद मिलेगा, बल्कि कमी नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है वो हदीस में हम कह सकते हैं। Then gratitude has always been central among Christian virtues। अगर क्रिस्टियनिटी की अगर हम बात करें तो हर रिलीजन में जो है वो ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली जो है वो डज मैटर, और उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। सो अगर हम क्रिस्टियनिटी को थोड़ा सा देख लें तो इन क्रिश्चियन ग्रेटिट्यूड गॉड इज द गिवर ऑफ ऑल गिफ्ट्स एंड द अल्टीमेट फाउंडेशन फॉर थैंकफुलनेस। तो बेसिक ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो जिस तरह हम बीइंग अ मुस्लिम जो है वो ग्रेटिट्यूड को शो करते हैं और हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना है हर चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि जो नेमतें हमें मिल रही हैं वो सब अल्लाह ताला की मर्जी से मिल रही हैं, अल्लाह ताला की वजह से मिल रही हैं। सो इसी तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिश्चियन जो हैं उनके भी हैं। इसके अलावा अगर हम एज अ मुस्लिम बात करें तो मुस्लिम आंसर द क्वेश्चन लाइक हाउ आर यू विद द अरेबिक फ्रेज अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच मीन्स प्रेज एंड थैंक्स टू बी गॉड। This response reflects the acceptance that God, who is loving and kind, cares for all His creatures with unbounded tenderness, mercy, and wisdom. So ये जो हम डेली लाइफ में अपनी एक कोटेशन यूज कर रहे होते हैं ना, उसको भी लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो तो हम मोस्टली कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इट मीन्स कि हमें अल्लाह ताला की उस ज़ात पे यकीन है जो कि बहुत लविंग और काइंड है, ठीक है। और हमें पता है कि जो उसकी मर्जी जो है वो हमेशा हम पर जो है वो रहेगी। So regardless of whether we interpret our situation as easy or difficult, Muslim believes that every situation we face is placed before us by God for a reason, and that ultimately in that reason there is good and benefit for us. For this we are thankful to God. बहुत easy से concepts हैं। So यही कर रहे हैं ना हम being a Muslim, हमारा ये वाला जो point अभी डिस्कस किया है ये हम सब मुस्लिम्स में, सब मुसलमानों में, ठीक है, हमने ये चीज़ प्रेजेंट है। ऐसे ही होता है जब हमारे पास कोई आजमाइश आती है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन एट द एंड अल्टीमेटली ये चीज़ एंड हो जाएगी, ये आजमाइश खत्म हो जाएगी और हमें जो है वो कुछ ना कुछ इसमें जो है वो अच्छा मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ जो है वो अच्छा सोच के रखा होगा, तो हम उस चीज़ के लिए जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि आप बस हमारी आजमाइश को कम करें और जो हमारे लिए बेहतरीन सोचा हुआ है उसको जो है वो हमारे लिए रखें। यही है सिंपली अगर हम बात करें इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जो कि हम सबको पता आइडिया है हमें कि ग्रेटिट्यूड क्या है। लिख लोगे इसको इजीली कर लोगे? यस मैम। यस मैम। और भी इसमें कोई पॉइंट्स आप ऐड करना चाहो सो यू आर फ्री, यू कैन ऐड। जी बेटा कुछ पूछना है? हम सबका ये भी है इसको तो हमें बड़े अच्छे से क्लियर है चीजें। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जो कल्टीवेट किस तरह से कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल। कभी आपने नाम सुना है इसका? ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं कुछ लोग। अभी चलो करते हैं, ठीक है। इन मोर रिसेंट टाइम साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एमोस एंड माइकल मैक्लोगल हैव explored a variety of ways to help people enhance their sense of gratitude, ठीक है। सो ग्रेटिट्यूड को enhance करने के लिए भी डिफरेंट जो है वो वेज यूज किए जाते हैं, डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज की जाती हैं। these interventions aimed at enhancing gratitude consistently have resulted in benefits. For example, those who wrote a gratitude journal in their diaries reported greater satisfaction in life. So cultivate अगर करना है आपने किसी इंडिविजुअल में या enhance करना है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड को, तो उसके लिए जो एक मेजर चीज़ होती है, सच बहुत सारी इसके लिए टेक्निक्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये पर्सन का एक इनर उसका एक बिलीफ होता है, लेकिन स्टिल इसको आप enhance कर सकते हैं। और देखा गया है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल्स अपनी डायरीज में मोस्टली लिखते हैं, ठीक है, उनमें देखा गया है कि उनमें जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लाइक इसको डिस्कस करते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एमोस एंड इन्हीं के मैकलोग के अकॉर्डिंगली ग्रेटिट्यूड जर्नल्स एडवांटेजेस स्टडी 1 डिफरेंट स्टडीज को ऐड किया है, ठीक है।
The amount of exercise undertaken, optimism about the upcoming week, feeling better about their life. So gratitude journal as such कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है. लोग जिस तरह डायरीज लिखते हैं, उन्होंने एक डायरी मेंटेन की होती है और उसमें अपनी लाइफ की हर रोज डेली बेसिस पे रात के टाइम या किसी भी टाइम जब आपके पास फ्री टाइम होता है, या मोस्टली तब लिखते हैं जब आपका दिन का एक हिस्सा गुजर गया होता है, ठीक है, शाम के बाद या इस तरह से रात को. सो वो दिन भर की उन सारी चीज़ों के लिए शुक्र अदा कर रहे होते हैं जो उन्होंने रिसीव किए हैं, जो ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं, ठीक है. या डेली बेसिस पे लिख सकते हैं, या आप जो है कुछ डेज का इकट्ठा बनाकर तो ग्रेटिट्यूड जर्नल अपनी डायरी में आप उसको राइट डाउन करते हैं, उन पॉइंट्स को लिखते हो. सो ये है सिंपली ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है. सो देखा गया है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अंडरटेकन, ऑप्टिमिज्म अबाउट द अपकमिंग वीक, फीलिंग बेटर अबाउट देयर लाइफ, ठीक है. सो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इन अ सेंस कि आप वो डेली बेसिस पे एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है. उनको पता है कि उन्होंने रात के टाइम बैठना है और सोने से पहले मोस्टली लोग ये काम करते हैं, अपनी डायरी उठाते हैं और उसमें वो चीज़ लिखते हैं. तो वो एक तरह की हैबिचुअल उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्होंने जो है वो उन नेमतों का शुक्र अदा करना है या उन अच्छी चीज़ों का सोचना है जो उनकी लाइफ में मौजूद हैं, ठीक है. बहुत सिंपल सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रेटफुल है. ऑप्टिमिस्टिक रहता है वो अपकमिंग वीक के बारे में, ठीक है. आप अच्छी चीज़ें लिख रहे हो जो आपके पास हैं, तो आपके पास जो है पॉजिटिव होप्स आएंगी, पॉजिटिव आपके पास इमोशंस जो है एक्टिवेट हुए होंगे. और देन फीलिंग बेटर अबाउट देयर लाइफ, तो ये एक बेनिफिट है. देन और क्या बेनिफिट्स होते हैं. रिपोर्टेड ग्रेटर एंथुसियाज्म, अलर्टनेस एंड डिटर्मिनेशन, significantly more likely to make progress toward important goals pertaining to their health, had improved interpersonal relationships, had a greater academic performances. अच्छा, अब ये जो स्टडीज़ हैं बेसिकली ये एक टेस्टिंग की हुई है डिफरेंट लोगों के ऊपर, ठीक है. और उस टेस्टिंग को करने के बाद जो डिफरेंट रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको कंक्लूड किया गया है. अगर आपने इन स्टडीज़ को डिटेल में पढ़ना है तो इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और इसको आप नेट पे डालेंगे तो आपको ये पूरी एक डिटेल स्टडी मिल जाएगी, ठीक है. मैंने उस स्टडी में से जस्ट यहाँ पर बेनिफिट्स को ऐड किया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इफ़ यू आर राइटिंग ग्रेटिट्यूड जर्नल तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. ओके जी, इसी पर्सन ने मजीद इसको मेंशन किया है. उसने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है. एक स्टडी है, पीपल विद न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस वर randomly assigned to either a gratitude condition or a control condition. So results showed that those in experimental group were more optimism, more energy, more connectedness to the people, more likely to have a restful sleep. अब बेसिकली एक स्टडी उसने की और उसने वहाँ पे 2 ग्रुप्स को जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है. अब आपको ये तो पता होगा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं. क्या होते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होते हैं जिसमें हम ना कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं उसमें ना कोई भी जो एक्सटर्नल हम कोई स्टिमुलस या कोई भी चीज नहीं देते, उसको हम एज सच जो है वो ऐसे ही रखते हैं. लेकिन जबकि एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होता है उसमें हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके तो हम चेक कर रहे होते हैं अपने आईवी और डीवी का रिलेशन, ठीक है. सो बेसिकली उसने सिंपली यही काम किया. उसने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें जो है उसने कुछ ग्रेटिट्यूड रिलेटेड कंडीशंस ना जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो ग्रेटिट्यूड शो करे, तो उसने देखा कि रिजल्ट की स्टडी के ये शो कर रहे थे कि जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लोग थे वो उनके अंदर ये सारी चीज़ें या पॉजिटिव चीज़ें या ग्रेटफुलनेस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप जिन पर आप ट्रीटमेंट जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे थे. सो इसको बस इतना ही याद रखिएगा. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस कर रही हूँ, जापानीज मेडिटेशन. नेकन के नाम से हमारे पास एक मेडिटेशन है. मेडिटेशन आपको पता है रिलैक्सेशन, बेसिकली हमारे पास एक्सरसाइज होती है. तो इट इज़ अ जापानीज फॉर्म ऑफ मेडिटेशन नोन एज नेकन, एनहांसेस अ पर्सन सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. Using Nakan, one learns to imitate daily on 3 gratitude related questions. What did I receive? What did I give? What troubles and difficulties did I cause to others? मेडिटेशन की कॉन्सेप्ट सुना हुआ पहले. मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन मैम एक जगह पे अपना अटेंशन फोकस करना. कभी आप लोगों में से की है किसी ने मेडिटेशन? मैम जब इतना मुश्किल होता है ना, बिल्कुल नहीं हो पाता. मेडिटेशन होती है बेसिकली आपने जो है वो अपनी जो फोकस है, बेसिकली साइकोलॉजी में भी मेडिटेशन यूज़ की जाती है. एक्सरसाइज होती है एक किस्म की. तो आपने जो है वो किसी एक वर्ड पर, किसी एक फ्रेज पर या किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होता है, ठीक है. उसके साइड बाय साइड जो अदर नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी, लेकिन आपने अपना जो फोकस है उसी चीज़ पर रखना होता है. और ये काफ़ी लंबी और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो आपने 1 बाय 1 फॉलो करने होते हैं. सो इसी तरह जापानीज मेडिटेशन है जिसके थ्रू ग्रैटिट्यूड, जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो इन्हांस होती है.
क्योंकि पर्सन जो जब मेडिटेट कर रहा होता है तो उसका जो फोकस है वो इन 3 क्वेश्चंस पे होता है, व्हाट डिड आई रिसीव, व्हाट डिड आई गिव एंड व्हाट ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज डिड आई कॉज टू अदर्स। तो पर्सन जब इन्हीं क्वेश्चंस को सोचेगा, ठीक है, एक डीप वे में, सो कहा जाता है कि इन क्वेश्चंस को वो फिर इंटरनली इन चीज़ों को रियलाइज कर रहा होता है, फिर लाइफ में चेंज लेकर आ रहा होता है। सो ये एक जापानीज मेडिटेशन है, एक नई चीज़ थी तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। थोड़ा टाइम मिले तो इसको देख लीजिएगा क्या इसका फुल प्रोसीजर है। तो इसके थ्रू जो है आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की जो सेंस है उसको एक पर्सन में एनहेंस होती है। इससे ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स ऐड नहीं किया, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऑल्ट्रिज्म और ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट क्लियर है। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी यू कैन आस्क। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, बाकी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कितना आपका ऑफ जाता है, क्या होगा? अभी आपका फ्राइडे को आई थिंक क्विज है ना दोनों सेक्शंस का? यस मैम। ठीक है जी, फ्राइडे को आपका क्विज होगा, ठीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और बाकी ये है कि मैं अब आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। अटेंडेंस लेने के बाद जिसकी अटेंडेंस हो जाती है दे कैन लीव द क्लास। अच्छा जी, पहले अटेंडेंस हो रही है सेक्शन बी की पहले ले लेते हैं। लास्ट टाइम सेक्शन ए की हुई थी पहले। ओके जी, सेक्शन बी, अलीना आरिफ, अलिसबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उमायमा अली, प्रेजेंट मैम। हमारा सिद्दीका, प्रेजेंट मैम। अक्सा नाज, प्रेजेंट मैम। अरहम, प्रेजेंट मैम। आयशा मुबशर। मैम उन्होंने स्टार्ट में ज्वाइन की थी पर उनका इंटरनेट इश्यू था। ओके, मुख्ताबर सिद्दीक, ईशा शौकत, फातिमा, प्रेजेंट मैम। गुलजेब, प्रेजेंट मैम। हफ्सा, प्रेजेंट मैम। हफ्सा तारिक, हिरागुल, प्रेजेंट मैम। इफ्रा, प्रेजेंट। इंतसाम, प्रेजेंट। इकरा, इकरा जहूर, प्रेजेंट। इकरा जहूर प्रेजेंट है। लाइबा यूसुफ, प्रेजेंट मैम। मदिया जहीर, प्रेजेंट मैम। महानूर, प्रेजेंट मैम। मेनाहिल, प्रेजेंट मैम। मरियम, प्रेजेंट मैम। नरमीन, प्रेजेंट मैम। उमामा, प्रेजेंट। रिक्सा, प्रेजेंट। रिमशा, प्रेजेंट। रुबाब, प्रेजेंट मैम। रोहमा, सबाहत, मैम मैम सबाहत का उनका पैकेज खत्म हो गया, उसने क्लास ली थी। ओके, सादिया, प्रेजेंट मैम। सादिया फारूक, प्रेजेंट मैम। ओके जी, सादिया इजाज प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। ओके, सफीउल्लाह, सज्जल, प्रेजेंट मैम। सज्जल वारिस, प्रेजेंट मैम। सना, प्रेजेंट मैम। तबस्सुम, युसरा, प्रेजेंट मैम। जरिश, प्रेजेंट मैम। जूबिया। ओके जी, ठीक है। सेक्शन बी, मैम मेरी लगा दिया प्रेजेंट। क्या नाम है बेटा? मैम रुबाब। हिरा। हिरा, आपने बोली थी अटेंडेंस? यस मैम बोली थी। ठीक है, अभी मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ कर दिया, आई विल चेक अगेन। ठीक है, सेक्शन बी, यू कैन लीव द क्लास। ओके, सेक्शन ए। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ठीक है, सेक्शन ए, एमन नदीम, प्रेजेंट। अलीना, प्रेजेंट। अलीजे, अलीना अकमल, मैम उनका माइक का इशू है। ओके, आप लोग तो अपने माइक म्यूट करें। अनम हबीब, प्रेजेंट मैम। अनम सईद, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम।
अरीबा, प्रेजेंट मैम। आयशा, प्रेजेंट मैम। आयशा जाहिद, प्रेजेंट। ईशा हसन, प्रेजेंट मैम। हादिया, हलीमा फहीम, प्रेजेंट हरीम, मैम। ओके, हरीम सईद, प्रेजेंट मैम। हिफ्सा, इफ़त, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम सेकंड लास्ट क्लास की मेरी एब्सेंट लगी है, मैंने बोली थी लेकिन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा मैं तो आपके सामने ही अटेंडेंस लेती हूँ ना। अब अगर उस टाइम पे आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो डेफिनेटली अगर नहीं इन्फॉर्म किया तो एब्सेंट मार्क हुई होगी। मैम लास्ट पे बोला था, जुनैरा लास्ट थी तो उस वक्त बोला था, फिर शायद आपने नहीं लगाई। क्योंकि मैं देख लूंगी, मैं भी अगर एडिट ऑप्शन होगी तो फिर ही कुछ हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, इकरा बीबी, प्रेजेंट मैम। इकरा गौहर। मैम 05 लगा दी। बेटा जब आपकी अटेंडेंस बोल रही होती हूँ उस टाइम पे आप क्यों नहीं बोलते हो? अलीजे आपने अपनी अटेंडेंस नहीं बोली बेटा। नहीं मैम 025 025। 025। हरीम सईद, हाँ जी हरीम हो गई आपकी, आप बोली तो थी। यस मैम। यस मैम। जिनकी हो गई है ना वो लीव कर जाएं, सब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हो आप लोग। ओके, इकरा गौहर, इकरा गौहर ने बोली थी पहले। इज़ा अजीज, प्रेजेंट मैम। जवेरिया, कशमाला, खौला इमरान, लबीना खालिद, प्रेजेंट मैम। लाइबा खान, लाइबा खान, 047 प्रेजेंट मैम। ओके, नारेब मुख्तियार, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। महानूर, प्रेजेंट मैम। मिलीसा, प्रेजेंट मैम। निबा, नाइबा और निबा, प्रेजेंट। निशा, प्रेजेंट मैम। रिफ्दा, प्रेजेंट मैम। सायरा, प्रेजेंट मैम। समन, प्रेजेंट मैम। सना, प्रेजेंट मैम। सवेरा, प्रेजेंट मैम। शमसुनिसा, प्रेजेंट मैम। शानजे, शुमाइला। प्रेजेंट शान से प्रेजेंट है। शानजे बोल क्यों नहीं रही है? माइक इशू है? मैं भी मैम। जी शानजे, मैम, उनका माइक इशू है। बेटा हर किसी का माइक इशू होता है, हमें लगता है तुम लोग ऑनलाइन लगा के ना सो भी जाते हो अक्सर। अच्छा जी ठीक है, शुमाइला खालिद, प्रेजेंट। सुम्बुल, प्रेजेंट मैम। अरूज, प्रेजेंट मैम। मैम मैं जुनैरा। प्रेजेंट मैम। मैम मैं शान से प्रेजेंट थी, वो मैम उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया। शानजे क्या रोल नंबर है बेटा? मैम 075। 075। ओके ठीक है, हो गई अटेंडेंस। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चों, मैम मैं लगा दी है प्रेजेंट। क्या रोल नंबर है? रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। 083। 13 083। 083। जी जुनैरा हो गई आपकी। ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।